अक्सर जब हम किसी पुरानी ग्रैंड हवेली को बाहर से देखते हैं ना, तो उसके मैसिव पिलर्स और इंट्रिकेटली कार्व्ड डोर्स देखकर लगता है कि स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। आई मीन एकदम अनशेकेबल। हाँ बिल्कुल, एक विजुअल इल्यूजन ऑफ स्ट्रेंथ होता है वहाँ। राइट। पर कई बार क्या होता है, अंदर ही अंदर टर्माइट्स उसकी फाउंडेशन को कंप्लीटली हॉलो कर चुके होते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, राइट अप अंटिल द मोमेंट जब एक हल्का सा धक्का लगता है और पूरी छत गिर जाती है। एग्जैक्टली और 18th सेंचुरी का इंडिया, स्पेसिफिकली जो हमारा इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाला फेज है, और वो बिल्कुल ऐसी एक हवेली था, एक इल्यूजन जो जमीन की रियलिटी को मास्क कर रहा था। और आज इस विषय की गहराई में जाते हुए हमारा मिशन इसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन को डीपली समझना है, क्योंकि आमतौर पर एक बहुत सिंपल नैरेटिव पॉपुलर है कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक यूनिफाइड इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग इंडिया को मिलिट्री बैटल में हरा दिया और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, जो कि फैक्चुअली काफी मिसलीडिंग है। सही बात है। हिस्टोरिकल सोर्सेज एक बिल्कुल ही अलग पिक्चर पेंट करते हैं, एक ऐसी पिक्चर जहां माइटी मुगल्स पॉलिटिकली हॉलो हो चुके थे और रीजनल पावर्स एक पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए डेस्परेटली राइज कर रही थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। देखिए, इस डीप डाइव में सबसे जरूरी बात यह है कि हम सिर्फ क्या हुआ उसकी लिस्ट ना बनाएं, बल्कि क्यों हुआ उस अंडरलाइंग मैकेनिज्म को समझें। राइट, द व्हाई इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द व्हाट। बिल्कुल, ये 18th सेंचुरी एक मैसिव पावर वैक्यूम का टाइम था। इस स्ट्रक्चरल डीके और सिस्टम के फेलियर को समझे बिना मॉडर्न इंडिया के फाउंडेशन और ब्रिटिश सक्सेस को समझना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। द ट्रू स्टोरी इज अबाउट इंटरनल डीके, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट। तो लॉजिकली सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि एक ऐसी मैसिव मशीनरी, मतलब मुगल एम्पायर, जो इतने जनरेशन्स तक स्मूथली चली, वो अचानक से कोलैप्स कैसे हो गई? अगर हम उस हवेली वाले एग्जाम्पल पे वापस जाएं, तो यार ये टर्माइट्स लगने कहाँ से शुरू हुए थे? टर्माइट्स लगने की एक्चुअल शुरुआत तो औरंगजेब के रेन के एंड से हो गई थी, पर कोलैप्स का ट्रिगर पॉइंट 1707 में उसकी डेथ थी। ओके, 1707। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रूलर के जाने के बाद एक लंबा दौर शुरू हुआ ऑफ सक्सेशन वॉर्स। आई मीन ऑलमोस्ट 29 ईयर लॉन्ग सक्सेशन वॉर्स। विद 29 इयर्स तक लगातार, दैट्स ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स ऑफ सिविल वॉर। एग्जैक्टली। जब कोई एक क्लियर अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं होता और वीक रूलर्स एक के बाद एक थ्रोन पर आते हैं, तो सेंट्रल अथॉरिटी का जो एक डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। पावर नेचुरली उनके हाथ में चली जाती है जो उन वीक रूलर्स को थ्रोन पर बिठा रहे हैं। हाँ, आई सी। सोर्सेज यहाँ किंग मेकर्स का जिक्र करते हैं, स्पेसिफिकली सैयद ब्रदर्स, राइट? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। सही पकड़ा। इनका इतना कंट्रोल था कि जहांदार शाह और फर्रुखसियार जैसे रूलर्स कंप्लीटली इनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, और इन पपेट रूलर्स ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो डिसीजंस लिए, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेविस्टेटिंग था। जैसे कि फर्रुखसियार का वो इन्फेमस डिसीजन, उसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही क्रूशिव फरमान इशू किए थे। हाँ, और फर्रुखसियार के उस 1717 फरमान का मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ। उसने एसेंशियली कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दे दिया था, जिसे दस्तक या फ्री पासेस कहते थे। ओके, और इसका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इसका इम्पैक्ट देखिए। कंपनी के ऑफिशियल्स ने इन पासेस का मिसयूज करके अपना प्राइवेट ट्रेड भी टैक्स फ्री कर लिया। वाओ! तो मतलब कंपनी का ट्रेड तो फ्री था ही, ऑफिशियल्स अपना पर्सनल सामान भी फ्री में निकाल रहे थे। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि लोकल इंडियन मर्चेंट्स इनके आगे कम्पीट ही नहीं कर पाए, और बंगाल के लोकल रूलर्स का आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यानी ट्रेड टैक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। एक डिसीजन ने एक पूरे प्रोविंस की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दिया। दैट इज वाइल्ड। और इन पपेट रूलर्स के दौर के बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इनका रूल काफी लंबा था, 1719 से लेकर 1748 तक। हाँ, ऑलमोस्ट 29 इयर्स। लेकिन जैसा उनका टाइटल था ना, रंगीला, सोर्सेस क्लियर करते हैं कि उनका फोकस लग्जूरियस लाइफस्टाइल, आर्ट और प्लेजर पर था, जबकि बाहर एम्पायर प्रैक्टिकली डिसइंटीग्रेट हो रहा था। सही बात है। और इस लग्जूरियस इग्नोरेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो गए। वहां कोई स्टैंडिंग आर्मी अलर्ट पर नहीं थी। और उस नेग्लेक्ट का रिजल्ट हिस्टोरिकली कैटास्ट्रोफिक था, राइट? जब आपके बॉर्डर्स अनप्रोटेक्टेड होंगे तो एक्सटर्नल शॉक्स डायरेक्टली कैपिटल को हिट करेंगे।
एग्जैक्टली नादिर शाह का इन्वेजन 1738-39 में एक ऐसा ही डेविस्टेटिंग ब्लो था। वो फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली तक पहुंच गया बिना किसी मेजर रेजिस्टेंस के। आई रिमेंबर रीडिंग कि नादिर शाह अपने साथ पीकॉक थ्रोन, फेमसली कोहिनूर डायमंड और लगभग 70 करोड़ रुपए ले गया था। हाँ, 70 करोड़। वेट, 70 करोड़ इन दी 18th सेंचुरी। ये एक ऐसी चोट थी जिसने एम्पायर की ट्रेजरी और स्पाइन दोनों को कंप्लीटली तोड़ दिया। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हुए जो 1748 से 1767 तक चले। उन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी। ये पूरा सिनारियो मुझे उस ब्लॉक स्टैकिंग गेम जेंगा की याद दिलाता है। मुगल एम्पायर एक जायंट जेंगा टावर जैसा था जिसमें से औरंगजेब ने फाउंडेशन ब्लॉक्स अपनी एक्सट्रीम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से हिला दिए थे और मोहम्मद शाह जैसे सक्सेसर्स बस उस टावर को फ्रीली गिरते हुए देख रहे थे इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्लॉक्स बैक इन प्लेस। जेंगा मेटाफोरिकली सही है, पर मैं कहूंगी कि इन्वेजन्स तो बस उस टावर पर आखिरी फिजिकल पुश थे। असली डिके, वो रियल मिसिंग ब्लॉक्स, उनका इंटरनल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। सो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बैड लीडरशिप का मुद्दा नहीं था? बिल्कुल नहीं। लीडिंग हिस्टोरियंस जैसे सतीश चंद्रा और इरफान हबीब इस बात पर बहुत जोर देते हैं। ये प्योरली एक प्रोफाउंड इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था। लीडरशिप वीक थी, यस, पर सिस्टम फंडामेंटली टूट चुका था। और इस इंटरनल रॉट का एपिसेंटर था द जागीरदारी क्राइसिस। ओके, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि ये टर्म बार बार आता है। मनसबदार्स और अमीर्स, जो एम्पायर के एलीट ऑफिशियल्स और मिलिट्री कमांडर्स थे, इनका नंबर टाइम के साथ ड्रास्टिकली बढ़ गया था। हाँ, नंबर बढ़ गया, लेकिन इनको सैलरी के फॉर्म में जो लैंड दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे, वो बहुत लिमिटेड थी। नए लोग ऐड हो रहे थे सिस्टम में, पर बांटने के लिए जमीन बची ही नहीं थी। वाओ, जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिसोर्सेज ही खत्म हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही फैक्शनलिज्म और इंटर्न्स राइवलरी शुरू हो जाती होगी। एग्जैक्टली। हर कोई बेस्ट, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यील्डिंग जागीर चाहता था। नोबल्स अब स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका पूरा फोकस कोर्ट पॉलिटिक्स और पर्सनल ग्रीड पर शिफ्ट हो गया था। मुझे यहाँ वो हवेली वाली एनालॉजी वापस लानी है। सोचिए, एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। पेट्रियार्क यानी एम्परर अब वीक हो चुका है और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। इंटरेस्टिंग। जो फैमिली के बेटे और भतीजे हैं, यानी जमींदार्स और मनसबदार्स, वो अब फैमिली के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सेंस कर लिया है कि हवेली अब टूटने वाली है, तो वो चुपचाप फैमिली की तिजोरी से गहने निकालकर हवेली के आंगन में ही अपने खुद के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट घर बनाने लग गए हैं। दैट इज अ ब्रिलियंट वे टू पुट इट। जमींदार ने एग्जैक्टली यही किया। जो लोग इनिशियली सेंट्रल अथॉरिटी के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्होंने अपनी लोकल लॉयल्टीज बिल्ड की और इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दिया। और उस पूरे इंटरनल ट्रेन का सबसे भयानक असर, आई एज्यूम, ग्राउंड लेवल पर पेजेंट्स पर पड़ा होगा। बहुत बुरी तरह से। और उसका प्राइमरी कारण था एक नया पॉलिसी शिफ्ट, इजारा सिस्टम, या जिसे रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। जहांगीर शाह के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था। इजारा सिस्टम, ये पहले के टैक्स सिस्टम से अलग कैसे था? देखिए, पहले मुगल स्टेट डायरेक्टली और फेयरली सेंसिबली टैक्स असेस करके कलेक्ट करता था, लेकिन अब सेंट्रल अथॉरिटी को अर्जेंटली कैश चाहिए था, तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का हक हाईएस्ट बिडर को ऑक्शन करना शुरू कर दिया। मतलब मिडलमैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो और फिर तुम किसानों से जितना चाहे पैसा एक्सट्रैक्ट करो। सही पकड़ा। इन रेवेन्यू फार्मर्स को जमीन की लॉन्ग टर्म हेल्थ या पेजेंट्स की वेलबींग से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में अपना पर्सनल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। तो इस एक्सट्रीम टैक्सेशन और रूथलेस एक्सट्रैक्शन में तो एग्रीकल्चर की कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल। किसानों ने खेती छोड़ना शुरू कर दिया और इसके साथ एक और स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुआ। खालिसा लैंड, यानी वो क्राउन लैंड जिसकी इनकम डायरेक्टली एम्परर के ट्रेजरी में आती थी, वो लगातार श्रिंक होती गई। क्यों? पावरफुल नोबल्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। Exactly. अमीर्स और नोबल्स उस लैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि स्टेट का डेली एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से बहुत ज्यादा हो गया। The empire was officially bankrupt. अब जब सेंट्रल हवेली बैंकरप्ट और पावरलेस हो गई और हर कोई अपने छोटे घर बना रहा था, तो लॉजिकली उन रीजनल पावर्स के बीच बाउंड्रीज और टेरिटरी के लिए फाइट्स होनी थी। नेचुरल पावर स्ट्रगल था। और जब हम सोर्सेज देखते हैं तो इस पूरे पावर स्ट्रगल का, इस टेरिटोरियल डोमिनेंस का एक सिंगल बॉटलनेक,
एक एपिसेंटर बनकर उभरता है, पानीपत। मुझे हमेशा से ये सोचकर अजीब लगता था कि इतने सारे एम्पायर शेकिंग बैटल्स सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए? दिल्ली जाने का बस वही एक रास्ता था क्या? एक्चुअली ज्योग्राफी फ्रीक्वेंटली मिलिट्री हिस्ट्री को डिक्टेट करती है, और पानीपत इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जब सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में वीक हुई तो हर कोई उस वैक्यूम को फिल करना चाहता था। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेडर नॉर्थ वेस्ट से आता था या कोई इंटरनल रेबल नॉर्थ की तरफ मार्च करता था, तो ज्योग्राफी उन्हें एक नेचुरल फनल के थ्रू पुश करती थी। ओ, यमुना रिवर और डेजर्ट्स वाला एंगल। हाँ, दिल्ली के एक तरफ यमुना रिवर थी और दूसरी तरफ राजस्थान के हार्श डेजर्ट्स। पानीपत उस नैरो एक्सेसिबल कॉरिडोर में डायरेक्टली स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड था। मेक सेंस। प्लस लॉजिस्टिकल रीजंस भी तो थे। ग्रैंड ट्रंक रोड ने इस कॉरिडोर्स में आर्मी मूवमेंट को बहुत आसान बना दिया था। बिल्कुल, और मत भूलिए 18th सेंचुरी की वॉरफेयर प्योरली हेवी कैवलरी यानी हजारों घोड़सवारों और मैसिव कैनन्स पर डिपेंड करती थी। पानीपत का फ्लैट टेरेन कैवलरी चार्जेस के लिए आइडियल था। राइट। उसके अलावा वहां मॉनसून का ड्यूरेशन रिलेटिवली शॉर्ट होता था, जिसका मतलब था कि साल के ज्यादा महीने जमीन ड्राई रहती थी, परफेक्ट फॉर मूविंग हेवी आर्टिलरी, बिना कीचड़ में फंसे। और इस फ्लैट टोपोग्राफी के अलावा एक और बहुत प्रैक्टिकल रीजन था। उस पूरे रीजन में आयरन स्मिथ्स और आर्टिसंस की ऐसी कम्युनिटीज थीं जो वेपन्स और मिलिट्री हार्डवेयर बनाने में हाईली स्किल्ड थीं। एक बड़ी आर्मी वहां कैंप करके स्पेसिफिकली अपनी सोर्ड्स, आर्मर और कैनन्स इजीली रिपेयर और रिप्लेनिश करवा सकती थी। दैट्स अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां अहमद शाह अब्दाली और मराठास आमने सामने थे। इस सिंगल बैटल ने बेसिकली ये डिसाइड कर दिया कि मुगल्स के बाद पावर अग्रेसिवली मराठास के हाथ में डायरेक्टली नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइम तक जब मुगल्स प्रैक्टिकली इरेलीवेंट हो चुके थे, सोर्सेस क्लियरली दिखाते हैं कि रीजनल स्टेट्स एक पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ डिफायंस पर एग्जिस्ट करते थे। ये एक सडन रिबेलियन नहीं था, बल्कि पावर ट्रांजिशन के अलग-अलग तरीके थे। राइट, लेट्स ब्रेक डाउन दैट स्पेक्ट्रम। पहले वो थे जिन्हें हम सक्सेसर स्टेट्स कह सकते हैं। हाँ, ये ओरिजिनली मुगल प्रोविंसेस थे, जहाँ के गवर्नर्स ने क्वाइटली सेंटर से ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया था और डी फैक्टो इंडिपेंडेंट बन गए थे। जैसे अवध में सादत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद में निजामुल मुल्क। उन्होंने ओपनली बगावत नहीं की, पर उन्होंने अपना रेवेन्यू इफेक्टिवली सेंटर से काट लिया। फिर वो इंडिपेंडेंट किंगडम से जिन्होंने इस इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट फायदा उठाया और अपने डोमेन्स एक्सपैंड किए, जैसे साउथ में हैदर अली के अंडर मैसूर, किंग मार्तंडा वर्मा के अंदर केरला और वेरियस राजपूत स्टेट्स। और उस स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड पर आते थे न्यू स्टेट्स। ये वो थे जिन्होंने डिलिबरेटली और वायलेंटली सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट आर्म्स उठाए थे और अपने कंप्लीटली नए रेल्म्स एस्टैब्लिश किए थे। जैसे कि मराठास। हाँ, मराठा सबसे एक्सपेंसिव थे, उसके बाद रंजीत सिंह के अंडर और स्ट्रांग होने वाले सिख्स, और सूरजमल के अंडर जाट्स। इस पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ने फिजिकल मैप को कंप्लीटली बदल दिया था। लेकिन देखिए, जब मैं इस फिजिकल मैप और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन से हटकर डायरेक्टली ग्राउंड लेवल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी पर आता हूं, तो मुझे सोर्सेज में एक मैसिव कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जिसे हम द ग्रैंड पैराडॉक्स कह सकते हैं। ग्रैंड पैराडॉक्स कैसे? मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा था कि अगर देश इंटरनल वॉर में है, रूलर्स बैंकरप्ट हैं और टैक्स पॉलिसीज इतनी ऑप्रेसिव हैं, तो पूरा देश एक्सट्रीम पॉवर्टी में होगा। लेकिन हिस्टोरिकल टेक्स्ट साइमल्टेनियसली क्लेम करते हैं कि इंडिया वाज अ सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे ट्रू हो सकती हैं? ये पैराडॉक्स इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, पर रियलिटी ये थी कि ट्रेड एक्चुअली हेविली फ्लरिश कर रहा था उस टाइम। मैं वही सोच रहा हूँ। सोर्सेज के मुताबिक कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क, हार्डवेयर, सॉल्ट पिट्रे, इंडिगो, ये सब मैसिव स्केल पर एक्सपोर्ट हो रहा था। पर्शियन गल्फ से पर्ल्स आते थे, चाइना से चाय और सिल्क, यूरोप से वुलन क्लॉथ, और सबसे बड़ी बात, हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस के बदले दुनिया भर का सिल्वर और गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। बिल्कुल सही डेटा है आपका। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये बेसिकली 18th सेंचुरी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल हब्स थे। महाराष्ट्र, केरला और बंगाल में शिप बिल्डिंग इतनी एडवांस थी कि यूरोपियन कंपनीज नेचुरली इंडियन मेड शिप्स खरीद रही थीं। हाँ, इंडियन शिप्स की क्वालिटी सुपीरियर मानी जाती थी। तो यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर ट्रेड इतना बूमिंग था, दुनिया का सारा गोल्ड और सिल्वर यहाँ आ रहा था, तो एवरेज इंडियन आर्टिजन या किसान की कंडीशन इतनी बैकवर्ड क्यों थी? अगर देश वेल्थ का सिंक था,
तो हर तरफ प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं थी? पैसा जा कहाँ रहा था? यही वो रियलिटी चेक है जो उस इल्यूजन को तोड़ता है। वेल्थ का इन्फ्लक्स जरूर हो रहा था, पर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो मैसिव वेल्थ सिर्फ अपर नोबिलिटी, पावरफुल मर्चेंट्स और बड़े जमींदार्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। सो नो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी? एब्सोल्युटली नन। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वो उस पैसे का क्या कर रहे थे? उन्होंने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में इन्वेस्ट नहीं किया। वो उस एक्सेस कैपिटल को हवेलीज बनाने, लग्जरी गुड्स खरीदने और पर्सनल आर्मीज मेंटेन करने में उड़ा रहे थे। ये डायरेक्टली सोसाइटी के साइंटिफिक और एजुकेशनल स्टेटस को एक्सप्लेन करता है। इतना पैसा आने के बावजूद भी सोर्सेज आर ब्रूटली क्लियर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्योरली जीरो थी। एजुकेशन का हाल देखिए, ट्रेडिशनल पाठशालाज और चतुर्पतीज में हिंदू बच्चे थे, मकतब और मदरसाज में मुस्लिम। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ठीक था, पर हायर एजुकेशन एक्सक्लूसिवली लिटरेचर, ट्रेडिशनल लॉ, रिलीजन और फिलॉसफी तक रिस्ट्रिक्टेड थी। राइट। फिजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, नई ज्योग्राफी, एनाटॉमिकल मेडिसिन, इन सब का करिकुलम में नामो निशान नहीं था। ये एक सिविलाइजेशनल ट्रेजेडी थी। दुनिया के एक हिस्से में यूरोप साइंटिफिक रेवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहा था और यहाँ के वेल्दी एलीट अभी भी पुरानी थियोलॉजीज में उलझे हुए थे। जब किसी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर एब्सेंट होता है तो वो बैकवर्ड लुकिंग हो जाती है और नेचुरली रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस फ्लरिश करने लगती हैं। सही कहा। सोसाइटी एसेंशियली रिजिड डिविजन्स और सिवियर इनइक्वालिटी का शिकार थी। हिंदूज स्ट्रिक्टली वर्णास और एंडलेस सबकास्ट्स में डिवाइडेड थे। मुस्लिम्स में भी रिलीजियस डिवाइड थे, प्लस ईरानी, अफगान और हिंदुस्तानी फैक्शंस की राइवलरी थी, अलॉन्ग विद अ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की बिटवीन शरीफ यानी नोबल्स और अजलाफ यानी लोअर क्लासेस। और विमेन के कंडीशन तो डीपली हेविली सप्रेस थी। अपर क्लास वुमेन स्ट्रिक्टली पर्दा सिस्टम में रहती थीं। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट थे। और उस सोसाइटी का एक और डीपली अनकंफर्टेबल सच जिसे अक्सर हिस्टोरिकली ग्लॉस ओवर कर दिया जाता है, वो है स्लेवरी का मेनेस। हाँ, स्लेवरी वाज रैम्पेंट। एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस की वजह से डेस्परेशन इतनी थी कि लोअर क्लास लोग और रूइन पेजेंट्स अपने बच्चों तक को मार्केट में बेचने पर मजबूर थे। अबिसीनियन स्लेव्स जो ईस्ट अफ्रीका से आते थे, वो एक्टिवली सूरत, मद्रास और कलकत्ता के बाजारों में खरीदे और बेचे जाते थे। और सबसे डार्क पार्ट ये है कि यूरोपियन कंपनीज, स्पेशली पोर्चुगीज और ब्रिटिश, ने इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रेड को एक्चुअली और ज्यादा सिस्टमेटाइज और कमर्शलाइज कर दिया था। जब इन सब फ्रैगमेंट्स को एक साथ देखें, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, वेल्थ होल्डिंग, रिग्रेसिव एजुकेशन, कास्टिज्म और स्लेवरी, तो पता चलता है कि उस गोल्डन स्पैरो की रियलिटी ग्राउंड लेवल पर कितनी ब्लीक थी। लेकिन हिस्ट्री कभी प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इस मैसिव पॉलिटिकल कियोस और सोशल डिके के ठीक बीच में हिस्ट्री ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया। आप कल्चरल रेनेसांस की बात करें। एग्जैक्टली। सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि इस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में एक अनएक्सपेक्टेड कल्चरल रेनेसांस देखने को मिला। और ये इनिशियली काउंटर इंट्यूटिव लगता है, कि जब एम्पायर टूट रहा था तो आर्ट कैसे फ्लरिश कर सकता है। पर इसका एक डायरेक्ट कॉजल लिंक है। जब मुगल कोर्ट दिल्ली में वीक हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उनके पास टॉप टियर पेंटर्स, पोएट्स और आर्किटेक्ट्स को पैट्रोनाइज करने के पैसे नहीं बचे। दिल्ली इफेक्टिवली डेंजरस और ब्रोक हो चुकी थी। तो इसका नेचुरली मतलब था कि टैलेंट वहां माइग्रेट करेगा जहां नया पैसा और पीस होगा। बिल्कुल। जो नए रीजनल स्टेट्स बने थे, अवध, हैदराबाद, जयपुर, उनके रूलर्स बहुत वेल्दी थे और वो डेस्परेटली अपनी नई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश और लेजिटिमाइज करना चाहते थे। और लेजिटिमेटली रूलर दिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्रैंड बिल्डिंग्स बनवाना और बेस्ट पोएट्स को अपने दरबार में रखना। This makes so much sense. I mean, इस कंपटीशन ने आर्ट्स में नई जान फूंक दी। लखनऊ इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन के उभरा। नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 की फैमीन के दौरान रिलीफ वर्क के तौर पर बड़ा इमामबाड़ा कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसकी वॉल्टेड आर्किटेक्चर उस टाइम के इंजीनियरिंग का मावल है। और साउथ में, केरला में, उस दौर में ब्यूटीफुल पद्मनाभपुरम पैलेस बनवाया गया, जो ट्रेडिशनल वुडन आर्किटेक्चर को ब्यूटीफुली शोकेस करता है। और जहां नेचुरल साइंसेस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सो रही थीं, वहां एक ब्रिलियंट एक्सेप्शन भी इमर्ज हुआ, सवाई जय सिंह ऑफ एम्बर। उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर का एक रेयर और स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल सेट किया। हाँ, 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही उन्होंने
स्पेसिफिकली प्लान्ड पिंक सिटी जयपुर बनवाई। और उससे भी फैसिनेटिंग बात यह है कि उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। उन्होंने डिटेल्ड टाइम टेबल्स और एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स का एक सेट प्रिपेयर करवाया, जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा गया, ताकि लोग हेवन और स्टार्स को एक्चुअली साइंटिफिकली स्टडी कर सकें, ना कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली। एक अकेला रूलर ट्राइंग टू ड्रैग एन एम्पायर इनटू द साइंटिफिक एज। पर जहां साइंस मोस्टली ठहर गई थी, वहां लिटरेचर और पोएट्री ने नई ऊंचाइयां छू लीं। पेंटिंग में राजपूताना और कांगड़ा स्कूल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली मैच्योर हुए हैं। और उर्दू पोएट्री के सबसे लेजेंडरी फिगर्स इसी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के दौर में इमर्ज हुए। मीर तकी मीर, सौदा, नज़ीर अकबर आबादी और डेफिनेटली मिर्ज़ा गालिब। दुख और ट्रेजिडी हमेशा ग्रेट आर्ट को बर्थ देते हैं, और 18th सेंचुरी की इंस्टेबिलिटी उनकी शायरी में डीपली रिफ्लेक्ट होती है। और ये सिर्फ एलीट उर्दू तक लिमिटेड नहीं था। रीजनल कोड्स के राइज होने से रीजनल वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को हेविली बूस्ट मिला। ये कोड पोएट्री से निकलकर डायरेक्टली सोशल कमेंट्री बन रही थी। जैसे साउथ में तमिल लैंग्वेज में सत्तार पोएट्री ने स्ट्रांगली रिजिड कास्ट सिस्टम और एम्प्टी टेम्पल रिचुअल्स पर डायरेक्ट अटैक किया। पंजाबी लिटरेचर अपने पीक पर था, जहां वारिस शाह ने इमॉर्टल रोमांटिक ट्रेजेडी हीर रांझा कंपोज की। सिंधी लिटरेचर में शाह अब्दुल लतीफ का मॉन्यूमेंटल कलेक्शन रिसालो पब्लिश हुआ। सो पॉलिटिकल मैप जरूर टूट रहा था, पर रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज इनक्रेडिबली स्ट्रांग और डिस्टिंक्ट हो रही थी। अगर हम इन सारे अलग अलग फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रडिक्टिंग हिस्टोरिकल थ्रेड्स को आपस में वीव करें, तो 18th सेंचुरी का एक बहुत क्लियर और न्यूआंस्ड लेसन सामने आता है। तो आज की इस चर्चा का इन सोर्सेज का अल्टीमेट श्योर शॉट टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमें 18th सेंचुरी इंडिया को एक ब्लैंकेट डार्क एज की तरह देखना बंद करना होगा, जैसा कि अर्ली कॉलोनियल राइटर्स ने जस्टिफाई करने के लिए पोर्ट्रे किया था। ये डेफिनेटली एक हाईली फ्रैगमेंटेड और पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज्ड टाइम था। ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, एक्सपोर्ट स्ट्रांग थे और रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज डीपली क्रिस्टलाइज हो रही थीं। लेकिन हवेली की फाउंडेशन तबाह हो चुकी थी। एग्जैक्टली एक आउटडेटेड मिलिट्री सेटअप, जिसमें इन्फेंट्री से ज्यादा आउटडेटेड कैवलरी पर रिलायंस थी, एक डीपली फ्लॉड रेवेन्यू सिस्टम, कंटिन्यूअस फैक्शनल पॉलिटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर का कंप्लीट लैक। इन रीजनल स्टेट्स के पास इंडिविजुअल वेल्थ और पावर जरूर थी, पर कलेक्टिवली इनके पास कोई ओवरआर्चिंग विजन नहीं था जिसने उन्हें कंप्लीटली वल्नरेबल बना दिया। इट वॉज अ मॉन्यूमेंटल सिस्टेमिक फेलियर। मुगल सेंट्रल अथॉरिटी और उसके इंस्टीट्यूशंस अपने टाइम के आगे अडेप्ट नहीं कर पाए, और उनका डिके इनेविटेबल हो गया। और इसी प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल रॉट, उन एंडलेस रीजनल राइवलरीज और आइडियोलॉजिकल वैक्यूम का एक कमर्शियल एंटरप्राइज ने रूथलेसली फायदा उठाया, द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इफेक्टिवली ऑब्जर्व किया कि इन स्टेट्स की आपस में कोई नेचुरल एलिजेंस नहीं है। वो इकोनॉमिकली वेल्दी है, पर स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड और मिलिट्रीली टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। तो आज की इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल है जो हर इतिहास पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम उस हवेली की मेटाफर को आखिरी बार सोचें, जो टर्माइट से फुली खोखली हो चुकी थी और उसके अंदर के लोग आपस में ही तिजोरी के लिए लड़ रहे थे, क्या आने वाली पावर ने एक यूनाइटेड मजबूत सिस्टम को किसी ग्रैंड वॉरफेयर में हराया था, या फिर उन्होंने सिंपली एक फ्रैगमेंटेड, मैथमेटिकली स्टैग्नेंट और इंटरनली वॉरिंग लैंडस्केप को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ यूज किया और एक बैंकरप्ट मशीनरी को हाईजैक कर लिया? एग्जैक्टली। और एक और भी फैसिनेटिंग एंगल है, क्या होता अगर उन रीजनल रूलर्स ने, जिनके पास इमेंस टेक्सटाइल वेल्थ थी, अपनी सारी एनर्जी आपस में लड़ने की बजाय उन नई आने वाली यूरोपियन बंदूकों और शिप्स को स्ट्रिक्टली रिवर्स इंजीनियर करने में लगाई होती है? अगर उन्होंने वही गोल्ड साइंस और नेवीज में पंप किया होता, तो शायद आज हमारा मॉडर्न इतिहास किसी और ही भाषा में लिखा जाता। थिंक डीपली अबाउट दैट ऑल्टरनेट रियलिटी।